अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे एसओसी 609 के लेक्चर नंबर 12 की। इसमें हमने मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च डिज़ाइन का पार्ट 2 पढ़ना है, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 37 से 39 तक रीड करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 37 की, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस एंड प्लानिंग पीर रिव्यू। सबसे पहले आप ये समझें कि पीर रिव्यू होता क्या है। पीर रिव्यू का मतलब होता है कि रिसर्चर अपने रिसर्च प्लान को अपने कॉलीग्स या दूसरे रिसर्चर्स के साथ डिस्कस करता है ताकि वो फीडबैक दे सकें। इससे हमें क्या होता है, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है, यानी जब रिसर्चर अपना प्लान पीर्स के साथ जो है वो डिस्कस करता है तो उसको फील्ड वर्क का क्लियर आइडिया मिलता है। ठीक है, पीयर्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इससे रिसर्चर का एक्सपोजर बढ़ता है और जो है वो उसको पता चलता है कि फील्ड में कैसे काम करना है। दूसरा, इससे जो फ़ायदा हासिल होता है, कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप होती है, यानी हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ और रिजर्वेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करना जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी में ये टॉपिक ऑकवर्ड समझा जाता है, यानी अजीब समझा जाता है। पीयर रिव्यू रिसर्चर को पहले ही सेंसिटाइज कर देता है कि जो है वो फील्ड में किन टॉपिक्स को कैसे हैंडल करना है। तीसरी बात, इससे जो हमें हासिल होती है, थ्योरेटिकल क्लैरिटी मिलती है। देखिए, हर रिसर्चर किसी न किसी कॉन्सेप्ट में स्ट्रॉन्ग होता है। जब पीयर्स डिस्कस करते हैं तो कोई थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स बताता है, कोई रिसर्च डिज़ाइन इंप्रूव करने का मशवरा देता है, तो इससे रिसर्च का थ्योरेटिकल बेस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चौथी बात, इसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है, यानी पीयर्स रिसर्चर को बताते हैं कि रिसर्च वैलिड है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, रिसर्च में क्या एक्स्ट्रा है और किस चीज़ को और इम्प्रूव करना चाहिए, यानी रिसर्च की क्वालिटी चेक हो जाती है। पांचवी बात, इसमें म्यूचुअल लर्निंग होती है, यानी पीर रिव्यू सिर्फ एक रिसर्चर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, पीर्स भी रिसर्चर के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। इस तरह म्यूचुअल लर्निंग होती है। छठी बात, इसमें स्ट्रैटेजी गैप्स आइडेंटिफाई होते हैं, यानी पीर्स बता देते हैं रिसर्च स्ट्रैटेजी में क्या गैप है और उन गैप्स को कैसे ओवरकम करना है। तो ये रिसर्चर को फ्यूचर प्रॉब्लम से बचाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पीर रिव्यू रिसर्च को हेल्प करता है, जैसे कि रिसर्च डिज़ाइन इवेल्युएट करने में, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाने में, कल्चरल इश्यूज समझने में और फील्ड वर्क के पॉसिबल प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई करने में। तो इसलिए जो है वो पीर रिव्यू क्वालिटेटिव रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक नंबर 38 है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि रिसर्च में यूनिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनिवर्स का मतलब होता है वो लोग या एरिया जो रिसर्च का जो वो हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज मैरिज पर रिसर्च होती है, तो जो लोग एक्सचेंज मैरिज करते हैं वो यूनिवर्स है। ठीक है, इसी तरह स्ट्रीट क्राइम्स पर रिसर्च हो तो मतलब जो ज़्यादातर यंग लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए यंग लोग यूनिवर्स होंगे। और इसी तरह चाइल्ड अब्यूज़ पर रिसर्च हो तो बच्चे और उनके पेरेंट्स यूनिवर्स होंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स सिर्फ लोग नहीं होते, बल्कि एरिया जैसे कि लोकेलिटी भी यूनिवर्स का पार्ट होती है। रिसर्चर को कम्युनिटी के सब ग्रुप्स को भी जो है वो कंसीडर करना चाहिए, जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, कम्युनिटी सेंटर्स। ये सब माइक्रो सोशल सेटिंग्स हैं जो रिसर्च में इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर रिसर्चर की लैंग्वेज सेम हो तो फील्ड वर्क ईजी होता है, वरना रिस्क हो सकते हैं। रिसर्चर को कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए, जैसे कि बैकअप प्लान जो होता है। रिसर्चर को सोशल नेटवर्क्स और पीर नेटवर्क्स का यूज़ करना चाहिए ताकि फील्ड विजिट्स और डाटा कलेक्शन इजी हो जाए। ठीक है, इससे जो है वो कंक्लूजन क्या निकलता है कि यूनिवर्स सिलेक्ट करना रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि रिसर्च किन लोगों और किस एरिया पर फोकस करेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ एनालिसिस। देखिए, यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब होता है रिसर्च में हम किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं होता, यूनिट ऑफ एनालिसिस डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। इंडिविजुअल हो गए, फैमिली हो गई, सिबलिंग्स हो गए, पीर नेटवर्क्स हो गए और किनशिप नेटवर्क हो गया। फॉर एग्जांपल एक्सचेंज मैरिज की रिसर्च में सिर्फ हस्बैंड वाइफ को स्टडी करना इनफ नहीं होता, इसमें पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मैरिजेस उनकी वजह से होती हैं। अगर उनको स्टडी ना करें तो रिसर्च वैलिड नहीं होगी। क्राइम रिसर्च में भी सिर्फ क्रिमिनल का स्टडी करना काफ़ी नहीं होता, उसकी फैमिली को स्टडी करना ज़रूरी होता है ताकि क्राइम की असल वजह समझ आए। समटाइम्स यूनिट ऑफ एनालिसिस लोग नहीं होते, बल्कि ये भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट हो गई, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, कल्चर, इवेंट का जो है वो सीक्वेंस हो गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए। यानी रिसर्च का टॉपिक डिसाइड करता है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ एनालिसिस रिसर्च का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि रिसर्च किस चीज़ को स्टडी करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।